फिल्म शुरू होती है समुंदर के किनारे पर एक बीच पार्टी से, जहां हम देखते हैं क्रिसी और टॉम को जो कि समुंदर में स्विमिंग करने जा रहे होते हैं। क्रिसी पानी में चली जाती है पर टॉम जो कि ड्रंक होता है वहीं जमीन पर गिर जाता है और होश खो बैठता है। एक अनदेखी चीज क्रिसी को पानी के अंदर से देख रही होती है और उसकी तरफ बढ़ती है और उस पर हमला कर देती है। वो खुद को बचाने की काफी कोशिश करती है पर वो चीज उसे पानी के अंदर ले जाती है और उसकी चीखें बंद हो जाती हैं और वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एमिटी टाउन की पुलिस के चीफ मार्टिन ब्रूडी को, जो अपने घर में होता है और उसे फोन आता है जिस पर उसे क्रिसी की गुमशुदगी के बारे में बताया जाता है और वो उस बीच की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर टॉम उसे बताता है कि उसे आखिरी बार पानी में देखा गया था। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डिप्टी जेफ दूर से विसिल बजाकर उनको बुलाता है और वो उस तरफ भागते हैं जहाँ पर उन्हें क्रिसी के बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं जिन्हें क्रेब्स खा रहे होते हैं। पुलिस स्टेशन में मार्टिन को मेडिकल ऑफिसर का फोन आता है जो उसे बताता है कि क्रिसी पर शार्क ने हमला किया था। ये सुनकर वो टाउन की सब बीचेस को बंद करने की तैयारी करता है। टाउन का मेयर लेरी मार्टिन से मिलता है और उसे अपना फैसला बदलने को कहता है और उसे कहता है कि 4 जुलाई आने वाली है और इस टाउन में बहुत से टूरिस्ट आएंगे। अगर बीचेस बंद होगी तो उनको फाइनेंशियली बहुत लॉस होगा। उसको कन्विंस करने के लिए वो मेडिकल ऑफिसर को भी लाया होता है जो उसे कहता है कि क्रिसी की डेथ बोट के प्रोपेलर की वजह से हुई है। ये सुनकर वो भी कुछ कन्विंस हो जाता है। अगले कुछ ही दिनों में टाउन के बीचेस पर लोगों का आना स्टार्ट हो जाता है और बीचेस लोगों से भर जाती हैं और मार्टिन भी वहाँ पर निगरानी कर रहा होता है। वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है वो अपनी मॉम से स्विमिंग की इजाजत लेने के बाद अपना राफ्ट लेकर बाकी लोगों के साथ पानी में जाता है। तभी शार्क एलेक्स पर हमला कर देती है जिसके बाद लोगों में खलबली मच जाती है और सब लोग पानी से बाहर की तरफ भागते हैं और एलेक्स का खून से भरा हुआ राफ्ट किनारे पर आता है। इस वाकये के बाद इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग रखी जाती है जहां मार्टिन बताता है कि पुलिस बीचेस को सेफ रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है और उसने ओशेनोग्राफिक इंस्टीट्यूट से एक शार्क एक्सपर्ट को भी अपनी रहनुमाई के लिए बुलाया है। वहाँ पर बैठा हुआ एक फिशरमैन उन सब का ध्यान खुद की तरफ खींचता है जिसका नाम सैम क्वेंट होता है। वो उन सब से उस शार्क को पकड़ने के बदले $10,000 की डिमांड करता है पर मेयर उसकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। एलेक्स की मॉम उस शार्क पर $3,000 का इनाम रखती है और बहुत से लोग इनाम के लिए शार्क को पकड़ने में लग जाते हैं। इसी चक्कर में 2 लोग शार्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिनमें से एक शार्क का तीसरा शिकार बनते बनते बच जाता है। जिसके बाद हम ओशेनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के शार्क एक्सपर्ट मैट हूपर को देखते हैं जो कि आकर मार्टिन से मिलता है और मार्टिन उसे क्रिसी के बचे हुए बॉडी पार्ट्स दिखाता है जिन्हें एग्जामिन करने के बाद वो उसे बताता है कि ये कोई बोट प्रोपेलर से हुआ एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक शार्क अटैक है। टाउन के लोग चैन की सांस तब लेते हैं जब एक टाइगर शार्क को डॉक्स पर नुमाइश के लिए रखा जाता है जिसे एक ग्रुप पकड़ कर लाया होता है। हूपर उसके माउथ को एग्जामिन करने के बाद मार्टिन को बताता है कि ये वो शार्क नहीं है और कहता है कि इस शार्क के काटने का रेडियस क्रिसी के बॉडी पार्ट्स के जख्मों से मैच नहीं होता और इस बात को साबित करने के लिए वो मार्टिन को शार्क का स्टमक काट कर चेक करने के लिए कहता है और बताता है कि शार्क का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है और उसने जो कुछ भी खाया होगा वो अभी भी वही स्टमक में होगा। मार्टिन इस तजवीज़ को मान जाता है पर मेयर इन दोनों को ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। एलेक्स की मॉम वहाँ आती है और मार्टिन को थप्पड़ मारती है और अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार करार देती है और कहती है कि मार्टिन को पता था कि पानी में शार्क है पर फिर भी उसने बीचेस को बंद नहीं किया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हूपर मार्टिन से उसके घर पर मिलने आता है और उसे कहता है कि जो टाइगर शार्क पकड़ी गई है वो क्रिसी और एलेक्स की डेथ की रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कहता है कि इन सब की जिम्मेदार ग्रेट व्हाइट शार्क हो सकती है और वो एमिटी के पानी में तब तक रहेगी जब तक उसे वहाँ पर शिकार मिलते रहेंगे। उसके बाद वो दोनों उस टाइगर शार्क के स्टमक को मेयर की इजाजत के बगैर चेक करने का फैसला करते हैं। वो दोनों रात को डॉक्स पर आते हैं और वहाँ हूपर उस टाइगर शार्क का पेट चीरता है जिसके अंदर उन्हें कुछ मछलियाँ, कुछ टिन के कैन्स और एक नंबर प्लेट मिलती है। उन्हें इंसान के कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते जिनके बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि जिस शार्क को वो तलाश कर रहे हैं ये वो नहीं है। जिसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। सोनार से उन्हें पता चलता है कि कुछ ही दूरी
दूरी पर कोई चीज है। वहाँ जाने पर उन्हें एक बोट मिलती है जो कि एक फिशरमैन बेन गार्डनर की होती है। हूपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोट के पास जाता है जहाँ पर उसे एक बड़ा दांत मिलता है। वो उसे एग्जामिन कर ही रहा होता है कि तभी बेन की लाश सामने आ जाती है जिसकी एक आंख निकली हुई होती है, जिसे देखकर हूपर डर जाता है और उसके हाथ से वो दांत गिर जाता है। अगले दिन वो दोनों मेयर को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। वो उसे बेन की बोट पर शार्क के किए हमले और शार्क के दांत के बारे में बताते हैं। मेयर सबूत के तौर पर उन दोनों को वो दांत दिखाने को कहता है जो उनके पास नहीं होता, जिस पर मेयर बीचेस को बंद करने से साफ मना कर देता है। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे आ जाता है और बीचेस लोगों से भर जाती हैं, पर कोई भी पानी में नहीं जा रहा होता। ये देखकर मेयर अपने एक दोस्त को पानी में जाने को कहता है और वो अपनी फैमिली के साथ पानी में जाता है। ये देखकर और भी लोग पानी में चले आते हैं। मार्टिन का बेटा अपने दोस्तों के साथ अपनी सेल बोट पानी में ले जाने लगता है, पर मार्टिन सेफ्टी को नजर में रखते हुए उसे अपनी बोट करीबी तालाब में ले जाने को कहता है, जिसे वो मान जाता है और अपनी बोट उस तालाब की तरफ ले जाता है। तभी समुंदर में शार्क का फिन नजर आता है, जिसके बाद लोगों में खलबली मच जाती है और सब लोग पानी से बाहर की तरफ भागते हैं। पुलिस की बोट्स उस फिन के करीब आती हैं, पर वो देखते हैं कि वो कार्डबोर्ड का बनाया हुआ नकली फिन है जो दो लड़कों ने बनाया होता है और वो ये सब प्रैंक कर रहे थे। ये सब जानकर सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं, पर तभी एक लड़की तालाब वाले पानी में शार्क का फिन देखती है जहाँ माइकल अपने दोस्तों के साथ होता है। उनके साथ एक और लड़का होता है जिस पर शार्क हमला करती है और उसके टुकड़े कर देती है। ये देखकर मार्टिन उस तालाब की तरफ भागता है और टाइम पर उन्हें बचा लेता है, पर माइकल शॉक में चला जाता है। मार्टिन मेयर से फिर से मिलता है और मेयर उसे बीचेस को बंद करने की इजाजत दे देता है और शार्क को मारने के लिए वो सैम को हायर करते हैं। सैम शार्क को मारने के लिए अकेला जाना चाहता है, पर वो दोनों भी साथ जाने की जिद करते हैं, जिसके बाद वो तीनों सैम की बोट में निकल पड़ते हैं। समुद्र में पहुंचने के बाद वो शार्क को अट्रैक्ट करने के लिए चारा डालते हैं और सैम कुछ पियानो वायर्स को अपनी रॉड के साथ अटैच करता है। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद वो वायर खिंच जाती है, जिसे देखकर सैम भी तैयार हो जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उस वायर को काट कर भाग जाती है। कुछ देर बाद मार्टिन दोबारा से पानी में चारा डालता है कि तभी शार्क अपना सर पानी से बाहर निकालती है, जिसे देखकर मार्टिन उन दोनों को अलर्ट कर देता है। वो सब उस शार्क को देखते हैं और सैम बताता है कि शार्क 25 फीट लंबी है और 3 टन भारी है। सैम शार्क को हार्पून से शूट करता है, जिसका एक सिरा प्लास्टिक बैरल से बंधा हुआ होता है। ऐसा करने से उनको 2 फायदे होते हैं। एक, शार्क की स्पीड कुछ कम होती है और दूसरा ये कि बैरल की वजह से शार्क की पानी में लोकेशन मिलती है। उस बैरल की हेल्प से वो शार्क का पीछा करते हैं, पर वो उस बैरल के साथ पानी के अंदर गहराई में चली जाती है और वो उसे पकड़ नहीं पाते। जिसके बाद शाम हो जाती है और फिर रात को सैम और हूपर एक दूसरे को अपने जख्म दिखाते हैं। मार्टिन सैम से उसके टैटू के बारे में पूछता है जो उसने मिटवा दिया होता है, जिसके जवाब में सैम उसे बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में वो एक सेलर था। जापान की सबमरीन्स ने उनके जहाज पर बम दाग दिए थे, जिससे जहाज तबाह हो गया था और 1100 लोग पानी में थे, जिनमें से 800 लोगों को शार्क्स खा गई थी। जिसके बाद वो माहौल को ठंडा करने के लिए गाना गाने लगते हैं। तभी शार्क वापस आती है और उनकी बोट पर हमला करती है, जिसकी वजह से उनकी बोट लीक हो जाती है। सैम डेक पर आता है और उस पर फायर करता है, पर वो एक बार फिर से भाग जाती है। अगले दिन वो सब बोट की रिपेयरिंग करते हैं, पर इंजन में समुद्र का खारा पानी चला जाता है। तभी शार्क वापस लौटती है और वो उस पहले वाले बैरल को निकालते हैं और सैम उसे फिर से हार्पून से शूट करता है, जिसके साथ बैरल बंधा हुआ होता है। जिसके बाद वो उसका पीछा करते हैं और सैम उसे हार्पून से 2 बार शूट करता है और 2 बैरल शार्क से बन जाते हैं और वो उन दोनों बैरल्स की रस्सियां बोट से बांध देते हैं, जिसके दूसरे सिरे पर वो रस्सियां हार्पून से शार्क के साथ अटैच होती हैं। जिसके बाद वो उस शार्क को लेकर किनारे की तरफ जाने लगते हैं और शार्क उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें वो कामयाब हो जाती है और शिप को पीछे की तरफ से खींचना शुरू कर देती है। ये देखकर सैम बोट से बंधी हुई रस्सियों को काट देता है और शार्क फ्री हो जाती है। जिसके बाद वो उनकी बोट का पीछा करने लगती है और सैम उसे कम पानी में ले जाना चाह रहा होता है। बोट स्पीड से चलाने की वजह से इंजन जो पहले ही खराब होता है उस पर और लोड आ जाता है और वो खराब हो जाता है और उनकी बोट रुक जाती है और डैमेज होने की वजह से
आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हो जाती है। हूपर शार्क को हार्पून की मदद से पॉइजन इंजेक्ट करने के लिए एक शार्क प्रूफ पिंजरे से पानी में जाता है, जिसके बाद शार्क उस पिंजरे पर हमला करती है और वो पिंजरा उसके आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। शार्क के हमले की वजह से वो हार्पून उसके हाथ से गिर जाता है और हूपर अपनी जान बचाकर छुप जाता है। शार्क बोट पर हमला करती है और सैम उसकी चपेट में आ जाता है, जिसे वो पकड़ लेती है और पानी में ले जाती है। मार्टिन केबिन में आता है जहाँ पर शार्क भी बोट की साइड तोड़कर आ जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। मार्टिन उसके मुंह में कंप्रेस्ड एयर से भरा हुआ टैंक देता है, जिसके बाद वो वापस चली जाती है। जिसके बाद मार्टिन एक राइफल के साथ बोट की चोटी पर चढ़ जाता है। शार्क उस पर हमला करती है, जिसे वो हार्पून से भगाने की कोशिश करता है, पर वो उस हार्पून के साथ पानी में चली जाती है। जिसके बाद वो उस शार्क के मुंह में पड़े हुए टैंक को शूट करने की कोशिश करता है और उसकी एक गोली उस टैंक को लगती है, जिसके बाद एक ब्लास्ट होता है और शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हूपर सरफेस पर आ जाता है और वो दोनों एक राफ्ट पर पैडल करते करते वापस लौटते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।